नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है जीके MCQ सीरीज़, और इस सीरीज़ का आज हम 9वां भाग यहाँ पे कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में भी हम जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे, उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को देखेंगे, जिससे आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो भी कवर हो जाए, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपका रिवीजन भी यहाँ पर हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा 9वां भाग है। अगर आपने अभी तक इस सीरीज के जो प्रीवियस पार्ट हैं उनको नहीं देखा है, आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? यानी कि जो आईसी चिप्स होती हैं इनका विकास किसके द्वारा किया गया? सही आंसर है JS किल्बी के द्वारा इसका विकास किया गया। और कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो आपको याद रखना है आईसी चिप्स का निर्माण या इनका विकास किसने किया? JS किल्बी ने। इस काम में इसका एक साथी भी था, तो हो सकता है कभी उसका नाम भी पूछ लिया जाए, तो रॉबर्ट नोई उसका नाम था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। एक और चीज याद रखनी है कि कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में आईसी चिप्स का इस्तेमाल हुआ था, ये भी पूछा जाता है। तो कंप्यूटर की जो तीसरी पीढ़ी थी, ठीक है, कंप्यूटर जनरेशन जिसको हम कहते हैं, तो उसकी तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप्स का इस्तेमाल हुआ। तीसरी पीढ़ी सामान्यतः 1964 से 75 के बीच मानी जाती है। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड ऑलरेडी एक मास्टर वीडियो बना हुआ है, जिसको आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न है हमारा, केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था? अब देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों पर विचार करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया? सरकारिया आयोग। ठीक है, इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सरकारिया ही इनके अध्यक्ष थे। इनका पूरा नाम है रणजीत सिंह सरकारिया। ठीक है, इन्हीं के नाम पर इसे सरकारिया आयोग कहा गया। इसका गठन 1983 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। किस वर्ष गठन किया गया? 1983 में। रिपोर्ट को लेकर प्रश्न बनता है कि कोई आयोग अपनी रिपोर्ट उसने कब सबमिट करी? इसका गठन 83 में हुआ। इसने अपनी रिपोर्ट 1987 में जमा कराई थी। ठीक है, और ये रिपोर्ट प्रकाशित कब की गई? तो 1988 में प्रकाशित की गई। दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, कुल 3 सदस्य ये आयोग था, जिसके अध्यक्ष थे रणजीत सिंह सरकारिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, बाल गंगाधर तिलक ने निम्न में से किस पत्र का प्रकाशन अंग्रेजी में किया था? अब देखिए, यहां पर 4 पत्र आपको दिख रहे हैं, 4 ऑप्शन है। यहां पर प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा उनका पत्र था? तो अगर हम ऑप्शन को देखें तो इनमें से 2 पत्र जो हैं ये बाल गंगाधर तिलक के हैं। ठीक है, इनकी शुरुआत किसने करी? बाल गंगाधर तिलक ने। लेकिन आगे प्रश्न यह है कि अंग्रेजी में कौन सा वाला प्रकाशित किया था? तो देखिए, इन्होंने 2 पत्र प्रकाशित किए, एक था केसरी और एक था मराठा। ठीक है, तो जो ये मराठा समाचार पत्र था ये अंग्रेजी में आता था। ठीक है, और ये जो केसरी समाचार पत्र था ये मराठी में आता था। तो दोनों आपको याद रखने हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। बस आपको इतना याद रखना है, मराठा और मराठी को आपको आपस में नहीं मिलाना है। जो मराठा था वो अंग्रेजी में आता था और जो केसरी था वो मराठी में आता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, सालबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? अब देखिए, सालबाई की संधि अंग्रेजों और मराठों के बीच होती है। सालबाई की संधि किस वर्ष होती है? कई बार एग्जाम के अंदर वर्ष पूछा गया है। तो सालबाई की संधि 1782 में होती है। ठीक है, और किस युद्ध से संबंधित है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था उसकी समाप्ति इसी संधि के साथ होती है, जिसे हम कहते हैं सालबाई की संधि। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, किस वर्ष हुई? 1782 में। ठीक है, ये तो हुआ जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध की संधि। ठीक है, अगर बात करें कि जो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध था वो किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध देवगांव की संधि के साथ समाप्त हुआ, और यह संधि 1803 में हुई।
और जो तीसरा और अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध था तो उसके बारे में आप जानते हैं 1817 से लेकर 19 के बीच लड़ा गया और इसी युद्ध के साथ मराठा शक्ति खत्म हो जाती है, अंग्रेज पूरी तरीके से अपना कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, तो मराठा शक्ति किस युद्ध के दौरान खत्म हुई? जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था। ठीक है, तो तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों याद रखने हैं, तीनों एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। मराठा साम्राज्य को लेकर लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है मराठा साम्राज्य पर, आप उसको जाके देख सकते हैं। मराठाओं से आने वाले सारे प्रश्न आपको वहां पर मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है, यूकेएसएससी के द्वारा भी इसे पूछा जा चुका है। जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है इसकी स्थापना 1993 में की गई। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी? यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व थे उनके बारे में टिप्पणी करते हुए किस व्यक्ति ने कहा कि ये एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा के अनुसार देगा? आप जानते हैं राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं राज्य के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो देना चाहें या नहीं। मूल अधिकार में नहीं आते, मूल अधिकार अनिवार्य है, नीति निर्देशक तत्व अनिवार्य नहीं है। इसीलिए कहा गया कि बैंक इनको यानी कि राज्य इनको अपनी सुविधा अनुसार देगा। यह कथन किसने कहा था? सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, केटी शाह के द्वारा यह स्टेटमेंट दी गई थी। ठीक है, तो यह आपको पूछा जाता है किसने कहा? केटी शाह के द्वारा कहा गया। जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनकी बात करें कि संविधान में कहां पर हैं, तो संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक आपके नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। ठीक है, एक और चीज आपको यहां पर ध्यान देनी है, के संथानम, इनको लेकर भी एक प्रश्न बनता है। एक संस्था है राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, तो उस राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसने दी थी, या राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट किसने कहा था? तो वो के संथानम ने कहा था। तो इनको भी याद रखना और केटी शाह को भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। तो ध्यान रखना है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में दोनों सदनों के और जितने भी राज्य हैं उनके विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट करते हैं? दोनों सदन के केवल निर्वाचित सदस्य मनोनीत नहीं करते, और विधानसभाओं में भी जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो यहां पर वोटिंग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? देखिए, भारत का जो पूरा उत्तरी मैदान है यह बना है जलोढ़ मृदा से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो भारत का जो पूरा उत्तरी मैदान है किससे बना है? जलोढ़ मिट्टी से बना है। जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक होती है बांगर, ठीक है, एक मिट्टी को कहते हैं खादर। अब इनमें अंतर क्या है, क्वेश्चन बन जाता है। तो जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बांगर कहते हैं, और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है, नई जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है। तो दोनों आपको याद रखने हैं, दोनों महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? एक कैलेंडर वर्ष में आपके अधिक से अधिक 7 ग्रहण हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, या तो चंद्र ग्रहण होगा या सूर्य ग्रहण होगा, यही दो होते हैं। कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 7 हो सकते हैं, जिसमें 2 तो आपके चंद्रमा होंगे, 2 से ज्यादा नहीं होते, और 5 मैक्सिमम सूर्य ग्रहण हो सकते हैं। ये हो गए कितने? 7। जनरली होते कितने हैं? तो जनरली 4 होते हैं हर साल। ठीक है, जनरली कितने होते हैं? 4 होते हैं, जिसमें 2 होते हैं चंद्र ग्रहण और 2 होते हैं सूर्य ग्रहण। ठीक है, सूर्य ग्रहण मैंने आपको कहा अधिकतम 5 हो सकते हैं, लेकिन यह क्वेश्चन भी बन सकता है कि कम से कम कितने सूर्य ग्रहण एक साल में होने अनिवार्य हैं, यानी कि होते ही होते हैं। तो उनकी संख्या है 2। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम कितना है? 5, और मिनिमम 2 होते हैं।
सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी कि सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब होता है सूर्य ग्रहण, और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब होता है चंद्र ग्रहण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा शास्त्रमकोटा झील किस राज्य में स्थित है। अब देखिए शास्त्रमकोटा झील ये एग्जाम के अंदर कई बार पूछी गई है, एसएससी इसको कई बार पूछ चुका है, यूके एसएससी भी इसको पूछ सकता है। और जैसे मैं पहली बार कहता हूं, हर बार कहता हूं कि दक्षिण भारत की नॉर्थ ईस्ट की जो झील है इनको आपको पढ़ना है, यहां से प्रश्न बनते हैं और ये वाली इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, तो देखिए पहली चीज जो इसका आंसर है कि ये शास्त्रमकोटा झील कहां है, तो ये केरल में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। केरल की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील अगर आपको पूछी जाए तो जो ये शास्त्रकोटम झील है यही है केरल की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, और प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि ये एक रामसर साइट है। ठीक है, 2002 में इसे रामसर की सूची में शामिल किया गया, तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिमिटेड ही इस जो जगहें हैं रामसर सूची में शामिल हैं, उनमें से एक है शास्त्रमकोटा झील। कहाँ है, केरल में। ठीक है, नेक्स्ट है गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा होती है इसे किस नाम से जानते हैं, सही आंसर है इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन दोनों का संगम बांग्लादेश में होता है, वहीं इनको मेघना के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें पद्मा की तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। ठीक है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं, तो पद्मा कहते हैं। अगर बात करें जमुना की तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। ठीक है, तो गंगा को कहते हैं बांग्लादेश में पद्मा, जमुना को कहते हैं जो ब्रह्मपुत्र है उसे बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, और इन दोनों के संगम को, इन दोनों की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र के इसके अलावा और भी नाम है, जैसे ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो नदी कहते हैं। ठीक है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं, सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी कहते हैं, और असम के अंदर ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र के अलग अलग नाम है, तिब्बत में अलग है, असम में अलग है, अरुणाचल में अलग है, बांग्लादेश में अलग है, और गंगा के साथ मिलने के बाद अलग है। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। और देखिए सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इनके साथ हम एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख रहे हैं, तो आप इनको नोट करते हुए जरूर चलें, ऐसे 4-4 ऑप्शन में ना करते हुए चलें, वन लाइनर के रूप में, और उन्हीं के नीचे एक्स्ट्रा फैक्ट में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक आप बनाते हुए चले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा धारवाड़ का पठार कहाँ स्थित है। देखिए जो धारवाड़ का पठार है इसको लेकर भी कई सारे प्रश्न पेपर में बनते हैं। ये कौन से राज्य में है धारवाड़ का पठार, तो ये आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जाता है धारवाड़ का पठार कहाँ स्थित है, तो ये आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगर बात करें इसके अगल बगल कौन से पहाड़ हैं, क्योंकि इसके अगल बगल 2 पहाड़ हैं, एक है बाबा बुदन की पहाड़ी। क्वेश्चन बनता है बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है, तो वो भी कर्नाटक में है। एक आता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ये कहाँ है, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी और धारवाड़ का पठार, ये सब के सब आपके कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन यहां से बन जाता है। नेक्स्ट है प्लॉटर कार्य करता है। जो प्लॉटर होता है ये कैसा कार्य करता है, कैसा डिवाइस है, तो कंप्यूटर से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। प्लॉटर जो होता है यह एक आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, जो प्लॉटर है ये एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर की तरह होता है, जो ग्राफिक्स होते हैं ग्राफिक्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, पेन की तरह होता है, ग्राफिक्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, प्लॉटर कैसा डिवाइस है, यह एक आउटपुट उपकरण के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्वलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है। तो जो ये पुनर्वलोकन की व्यवस्था है, सबसे पहली बात क्वेश्चन ये बनता है कि इस व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अपने आदेशों का या अपने निर्णयों का
पुनरावलोकन कर सकते हैं, ये कहा गया है, ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ठीक है, एक आपको ये याद रखना है कौन से आर्टिकल में है, तो यह आर्टिकल 137 में उपबंधित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन से प्रभावी हुई थी। बंगाल विभाजन को लेकर कई सारे प्रश्न बनते हैं। बंगाल विभाजन के साथ जो आंदोलन चला, स्वदेशी आंदोलन, इसको लेकर प्रश्न बनते हैं, तो आपको इनको याद रखना है। बंगाल विभाजन की बात करें, अगर हम शुरुआत से बात करें तो बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई को होती है। ठीक है, 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा करी जाती है कर्जन के द्वारा। ठीक है, बंगाल का विभाजन किसने किया था? कर्जन ने किया था। उस समय वही भारत का वायसरॉय था। यह लागू कब से होता है? तो 16 अक्टूबर 1905 से यह लागू हो जाता है। ठीक है, तो घोषणा कब की गई? 20 जुलाई, और यह लागू कब से हुआ? यह हुआ 16 अक्टूबर से लागू हुआ। इसके जवाब में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई। ठीक है, 1905 में। स्वदेशी आंदोलन का विचार किसका था? यह क्वेश्चन भी बनता है। तो कृष्ण कुमार मित्र का विचार था स्वदेशी आंदोलन का। ठीक है, कृष्ण कुमार मित्र की एक पत्रिका आती थी उस समय, संजीवनी उसका नाम था, और उसी में उन्होंने अपना ये विचार दिया था कि हमें स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए और अंग्रेजी चीज़ों को हमें बहिष्कार करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है। और स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन सा गीत था जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ? वो था वंदे मातरम का गीत। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा सूचना राजपथ किसे कहते हैं? सूचना राजपथ, ये क्वेश्चन पेपर में बन चुका है। सूचना राजपथ कहा जाता है, ऑप्शन डी, इंटरनेट को कहते हैं। ठीक है, सूचना राजपथ। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जनक किसे मानते हैं? ये उत्तराखंड में भी पूछा गया और अलग अलग एग्जाम में भी आया है। तो इंटरनेट का पिता, फादर ऑफ इंटरनेट, विंट सर्फ को माना जाता है। ठीक है, इसका नाम आपको याद रखना है, विंट सर्फ। इसे ही फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अगर बात की जाए भारत के अंदर इंटरनेट की शुरुआत कब होती है, यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में होती है। ठीक है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब होती है? 15 अगस्त 1995। कौन करता है? ये करता है VSNL। ठीक है, VSNL के द्वारा भारत में इंटरनेट की शुरुआत की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनाई गई थी या बनवाई गई थी? से अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किसने बनवाई थी? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, मोहम्मद गौरी के द्वारा अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगर बात करें सिक्कों के ऊपर राम सीता की आकृति किसने बनाई थी? तो ये बनवाई थी अकबर ने। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, राम सीता की पूछेगा तो अकबर, देवी लक्ष्मी की पूछेगा तो फिर मोहम्मद गौरी का यहां पर नाम आएगा। ठीक है, गौरी को लेकर कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जल्दी से उनको रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में किया था। ठीक है, कहां पर किया था इसने यह आक्रमण? मुल्तान के ऊपर किया था। गौरी ने भारत के ऊपर दूसरा आक्रमण 1178 में किया, और यह आक्रमण इसने गुजरात के पाटन पर किया था। उस समय वहां का शासक जो था वो भीम द्वितीय था, जिसके द्वारा गौरी को बुरी तरह पराजित किया गया। क्वेश्चन बनता है किस भारतीय राजा ने सबसे पहले गौरी को पराजित किया था? वो था भीम द्वितीय। ठीक है, एक और चीज, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 2 युद्ध होते हैं। एक युद्ध जो था वो 1191 में हुआ और एक युद्ध 1192 में हुआ। 1191 को कहते हैं तराइन का पहला युद्ध, 92 में हुआ तराइन का दूसरा युद्ध। पहले युद्ध में गौरी हारा, दूसरे युद्ध में गौरी जीता। ठीक है, दोनों आपको याद रखने। ये मैंने आपको 4 आक्रमण बताए मोहम्मद गौरी के। जो एक और इसका महत्वपूर्ण है, 1194 में इसने जयचंद को पराजित किया चंदावर के युद्ध में। तो ये भी आपको याद रखना है। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ष हैं, चाहे वो 1175 हो, 78 हो, 91, 92 और 94। ठीक है, और भारत में जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो इसी का गुलाम था। ठीक है, मोहम्मद गौरी का।
नेक्स्ट है गुरु नानक के शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे। अब देखिए गुरु नानक जो कि सिख धर्म के संस्थापक हैं, सिख धर्म के प्रथम गुरु हैं, इनके एक शिष्य का नाम था लहना। ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करें गुरु नानक जी के शिष्यों की, इनके 4 प्रमुख शिष्य थे। कौन कौन से थे? एक का नाम है लहना, ठीक है, एक का नाम था बाला, एक का नाम था रामदास और एक का नाम था यहां पे मर्दाना। तो इनके कुल 4 शिष्य थे। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कहे जाते हैं लहना। लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुए? सही आंसर है ऑप्शन सी, गुरु अंगद के नाम से। गुरु अंगद कौन थे? सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अंगद। पहले गुरु हैं गुरु नानक। जब इनकी मृत्यु हुई उससे पहले इन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसको नियुक्त कर दिया था? गुरु अंगद को, यानी कि लहना को घोषित कर दिया था अपना उत्तराधिकारी, जो कि बाद में गुरु अंगद के नाम से सिखों के दूसरे गुरु हुए। तो ये आपको याद रखना है। एक और चीज गुरु अंगद को लेकर पूछी जाती है। देखिए गुरु नानक जी ने जो लंगर व्यवस्था थी उसकी शुरुआत करी, लेकिन वो परमानेंट नहीं थी, फिक्स नहीं थी, ठीक है, अस्थायी थी। गुरु अंगद ने लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया था। तो क्वेश्चन बन जाता है किसने बनाया स्थायी? गुरु अंगद ने। इनका मूल नाम क्या था? लहना। एक और चीज, गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत करी थी। तो ये क्वेश्चन भी इनसे रिलेटेड पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे। अब देखिए हरित क्रांति के जनक अगर पूछा जाए, हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, ये आपको पता है। भारत में हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है, विश्व में नॉर्मन बोरलॉग और भारत में एमएस स्वामीनाथन। वर्गीस कुरियन की बात करें तो इन्हें भारत में श्वेत क्रांति के रूप में या उनके जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न है वो ये है कि हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है। तो ये जो शब्द था इसे विलियम गॉड के द्वारा दिया गया। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है। तो देखिए उत्तरी अमेरिका के जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं इनको प्रेरी कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर यहां पर होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, उत्तरी अमेरिका के जो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं इनको क्या कहते हैं? इनको प्रेरी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो प्रेरी क्षेत्र होते हैं यहां पर गेहूं की सर्वाधिक खेती की जाती है। क्वेश्चन बनता है कि दुनिया में गेहूं की सर्वाधिक खेती किस घास के मैदान में होती है? प्रेरी में होती है। ठीक है, और इसीलिए इस क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। अगर बात करें अन्य जो यहाँ पर घास के मैदान है, जैसे पंपास, पंपास दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। जैसे ये उत्तरी अमेरिका में आते हैं आपके प्रेरी, उसी प्रकार दक्षिण अमेरिका में पंपास पाए जाते हैं। और मुख्यतः अगर देश का नाम पूछे तो ये आपके अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। ठीक है, अर्जेंटीना जो देश है दक्षिण अमेरिका में पड़ता है और उन्हें जो दक्षिण अमेरिका का अर्जेंटीना है, यहाँ पे जो घास के मैदान है इनको पंपास कहते हैं। क्वेश्चन बन जाता है, इन्हीं पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। तो अर्जेंटीना का दिल किसे कहते हैं? पंपास को कहते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ये अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। इसी प्रकार जो ये डाउन्स हैं, डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ठीक है, और स्टेपे की बात करें तो ये यूरोप और एशिया दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका के जो घास के मैदान होते हैं उष्ण वाले उनको कहते हैं सवाना, और जो शीतोष्ण होते हैं उनको कहते हैं वेल्ड। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखना है। अफ्रीका में भी 2 प्रकार के पाए जाते हैं, उष्ण और शीतोष्ण। जो शीतोष्ण है उनको कहते हैं वेल्ड, और जो उष्ण होते हैं, उष्ण घास के मैदान, उनको सवाना कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा जीके एमसीक्यू सीरीज का भाग 9 हमने यहाँ पर देखा। उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न यहाँ पे अच्छे लगे होंगे और साथ में जो हमने एक्सप्लेनेशन यहाँ पर करी वो आपको पसंद आई होगी और चीज़ें आपको अच्छे से समझ में यहाँ पर आई होंगी। ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चन मैं बिल्कुल सिलेक्टिव लेके आता हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हीं को हम यहाँ पे करते हैं और उन्हीं से जुड़े तथ्यों को भी हम यहाँ पर देखते हैं। ये तथ्य ऐसे होते हैं जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तथ्य भी
भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्हीं से रिलेटेड वही प्रश्न मैं आपको बताता हूं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कम से कम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप चैनल का लिंक जरूर शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और अपना स्कोर भी आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।